हेलो गाइस, हमारा सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन वाला लेसन का कुछ पार्ट रहता था, वो करते हैं। पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच क्या? लोच को समझो पहले, लोच क्या होता है। यानी कि लोच परिवर्तन की मात्रा, और पूर्ति में परिवर्तन किसके कारण होता है? कीमत के कारण, और जो अदर जो दूसरे तत्व थे उनके कारण होता है। तो पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, अब ये कीमत लोच है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होगा वो कीमत लोच कहलाएगी। समझ में आई बात? दोबारा सुनो, देखो, लोच तो है परिवर्तन, किसमें? पूर्ति में। और किसके कारण होता है? कीमत के कारण। तो कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण जो पूर्ति में परिवर्तन होता है वो पूर्ति की कीमत लोच है। परिभाषा आप इसकी लिख दोगे, ठीक है। यानी कि पूर्ति में जितना परिवर्तन होता है ना, उसके फलस्वरूप, सॉरी, कीमत में जितना परिवर्तन होता है ना, उसके फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, इस चीज को मापना ये पूर्ति की लोच है, ठीक है। तो पूर्ति की कीमत लोच को मापने की यह विधियां हैं। दो विधि है, एक अनुपातिक या प्रतिशत विधि, और दूसरी हमारी है ज्यामितीय विधि, ठीक है, ज्यामितीय विधि। तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि देखते हैं हम। यदि आपने लॉ ऑफ डिमांड वाला लेसन पढ़ा है तो वहां पर भी अनुपातिक या प्रतिशत विधि थी कि मांग की कीमत लोच को मापने की। तो यहाँ भी पूर्ति की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि पूर्ति की मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, और उसके अपोन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस चीज को मापना, यानी कि इस चीज का अनुपात पूर्ति की लोच है, ठीक। दोबारा सुनो, कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है और उसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस चीज का अनुपात जो है वो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन करता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आगे थोड़ा और सोल्व किया है, क्योंकि मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी एग्जामिनर, कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत, और पूर्ति की मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे हम। अब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये तो परिवर्तन से पहले की वाली क्वांटिटी है, और ये परिवर्तन के बाद की है। तो कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि Q1 में से Q माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कितना परिवर्तन हुआ है मात्रा में। अब किसके बेस पर हुआ है परिवर्तन? प्रारंभिक जो मात्रा थी पूर्ति की वो Q थी, इसके बेस पर हुआ है, यानी कि ये तो परिवर्तन दिखाता है। Q1 माइनस Q तो परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन, और पहले कितनी थी? Q थी, और प्रतिशत निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। समझ में आई बात? दूसरा, ऐसे ही P जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, उसको P से डिनोट करते हैं हम। तो P1 माइनस P, यानी कि ये परिवर्तन के बाद की कीमत है, ये परिवर्तन से पहले की कीमत है, तो ये तो परिवर्तन को दर्शाएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन है P1 माइनस P, ये परिवर्तन को दर्शाता है, और किसके बेस पर परिवर्तन होता है, यानी कि प्रारंभिक कीमत है P थी, ठीक है। तो P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, या भी प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे ना आगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बचा? डेल्टा, सॉरी, Q1 माइनस Q अपॉन Q, और Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू डेल्टा Q होता है, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर P1 माइनस P जो है वो P1 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P होता है, ये। तो Q1 माइनस Q की जगह हमने डेल्टा Q ले लिया है, और नीचे Q था ही, और P1 माइनस P की जगह हमने डेल्टा P ले लिया है, तो डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी एक आ गई है। अब डेल्टा Q अपॉन Q, ये यहां पर है ही हमारा। अब ये जो नीचे वाला जो पोर्शन था ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन ऊपर चला गया है, और ये वाला पोर्शन यहाँ नीचे आ जाएगा,
ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। आगे थोड़ा और इसको इजी बना लेते हैं हम, थोड़ा और आसान बना लेते हैं। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को एक साइड में लेते हैं, डेल्टा वाले पोर्शन एक तरफ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये होगा हमारा। अब आपके सामने यदि कोई भी ऐसा एग्जांपल देता है जिसमें प्रारंभिक कीमत दे रखी है और परिवर्तन के बाद की कीमत दे रखी है, प्रारंभिक मात्रा दे रखी है और परिवर्तन के बाद की मात्रा दे रखी है, तो वहां आप आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम ज्यामितीय विधि, यानी कि ज्यामितीय विधि, इसको बिंदु रेखीय विधि भी कह सकते हैं। बिंदु यहां पर पूर्ति की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया था ना, वैसे ही यहां पर भी इसके 5 डायग्राम है। 1, 2 और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, एक एक को समझेंगे हम। देखो यहां देखते हैं। अब देखो यहां हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था, क्योंकि हमें पता है, पहले भी पढ़ चुके हम, पूर्ति का और कीमत का धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध है तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, देखते हैं। ये कीमत थी पहले, इतनी क्वांटिटी थी, यानी कि जितनी कीमत थी उतनी क्वांटिटी। अब कीमत बढ़ गई है, कीमत के बढ़ने से आपको पता है धनात्मक संबंध होने के कारण ही पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुआ, यहां देखो इतना हुआ, तो उतना ही प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मात्रा में हुआ, यानी कि सप्लाई भी उतनी ही बढ़ी। जितनी कीमत बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी। तो समान अनुपात में परिवर्तन हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी कि इकाई लोच पूर्ति। देखो जितना परिवर्तन कीमत में है उतना ही परिवर्तन यदि वस्तु की पूर्ति में होता है तो इकाई के बराबर पूर्ति की लोच होती है। ठीक है, यहां 2 नंबर को देखें। अब देखो इसमें ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता था, यार लगभग 45 डिग्री एंगल पर जो कर्व जाएगा वहां समझ लेना कि इकाई लोच के बराबर है पूर्ति। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ ओरिजिन बिंदु थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी कि OY वाला जो पोर्शन है, OY वाली जो रेखा हमारी, वहां ओरिजिन बिंदु से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ये कीमत P थी, अब P1 हो गई है, यानी कि यहां से बढ़ करके कीमत यहां चली गई हमारी, इतना परिवर्तन हुआ है। इस इतने परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा Q1 से Q1 पर चली गई है, यानी कि लगभग दुगुनी बढ़ गई है भाई। ठीक है, यानी कि जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उससे अधिक परिवर्तन वस्तु की मात्रा में हुआ, यानी कि सप्लाई 2 गुनी बढ़ गई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से अधिक है। ठीक है, 1 से अधिक परिवर्तन हुआ है। तो ये पहचान है इसकी कि इकाई से अधिक वाली जो सप्लाई है, पूर्ति की लोच है, वो OY रेखा पर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं तीसरा मान, यहां कीमत में P से P1 पर चले गए हम, P से P1 पर चले गए अपवर्ड। अब इसके फलस्वरूप मात्रा Q से Q1 ही बढ़ी है, थोड़ी बढ़ी है, यानी कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन है और पूर्ति में कम परिवर्तन है। ठीक है, और इनको मिलाएंगे तो ऐसा कर्व आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, 1 से कम है। ठीक है, देखो परिवर्तन की मात्रा को मापते हैं हम, इसमें जितना परिवर्तन होता है ना उसके फलस्वरूप इसमें कितना परिवर्तन होता है। यदि इसके बराबर परिवर्तन होता है तो इकाई के बराबर, यदि इससे कम परिवर्तन होता है तो इकाई से कम, यदि इससे ज्यादा परिवर्तन होता है तो इकाई से अधिक। समझने वाली बात है। अगला डायग्राम देखते हैं। यहां देखो P इतना था तब भी क्वांटिटी इतनी थी, सप्लाई इतनी थी। P1 हो गया है, इतना हो गया है, कीमत बढ़ गई है, तब भी क्वांटिटी इतनी, यानी कि सप्लाई इतनी है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसी लाइन पर हम। तो जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो सप्लाई कैसी हो जाएगी, 0, 0। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। ये 5वां डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ P प्राइस है, यही प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है,
लेकिन क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब बढ़ करके इतनी होगी, यानी कि सूक्ष्म सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा बिना दिखने वाला, पता भी नहीं चलता, जैसे पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन होता है ऐसे। तो इतना यहां से बढ़ करके यहां आ गई, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 5 श्रेणियां हैं पूर्ति की कीमत लोच की, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, सप्लाई परफेक्ट कंपटीशन वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका आपका। आप इसको देखें और समझें, यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को रिपीट करें। थैंक यू।